पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए महज 2 सप्ताह बचे हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासत की जंग दिलचस्प होती जा रही है। कर्नाटक का किला फतेह के लिए सभी दल आर पार की जंग में कूद पड़े हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के 224 सीटों में से 150 पर जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादुई मंत्र दिया है। कर्नाटक के पार्टी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बूथ लेवल पर काम करने की टेक्निक भी बताई। तो वहीं ये भी बताया कि किस तरह से लोगों के दिलों तक पहुंचना है। साथ ही विपक्ष पर हमला करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले। वहीं कांग्रेस ने जवाबी हमले में प्रधानमंत्री मोदी को सांप का जहर करार दिया। तो वहीं अमित शाह के एक भाषण पर कर्नाटक में केस तक दर्ज करा दिया गया। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। इस रिपोर्ट को देखें। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। हर दल जीत के लिए उस मंत्र की तलाश में जो मतदाताओं पर जादू सा असर कर जाए। कर्नाटक में 224 सीटों में से 150 पर जीत के लिए पीएम मोदी ने गुरुवार को जादुई मंत्र बताया। कर्नाटक के पार्टी कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए आपके मोबाइल में हमारे कामों के सभी जानकारियां होनी चाहिए। एक तरफ पीएम मोदी ने उन्हें बूथ लेवल पर काम करने की टेक्निक बताई, तो वहीं ये भी बताया कि किस तरह लोगों के दिल तक पहुँचना है। पीएम मोदी ने बूथ लेवल पर काम करने का सही तरीका बताते हुए कहा कि बूथ जीतना है तो सबसे पहले 10 कर्मठ महिला और 10 पुरुष कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी बनाइए। कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए आपके मोबाइल में इस बात की सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकार लोगों के विकास के लिए क्या काम कर रही है। वोटरों के घर जाकर उनसे बात कीजिए और उन्हें हमारी पार्टी के अच्छे कामों के बारे में बताइए। आंदोलित कर गया। वो 25 साल का कालखंड जैसे आजादी दिला सका, वैसे ही मेरे साथियों ये 25 साल का कालखंड, ये अमृत काल समृद्ध भारत की गारंटी है। मेरे शब्द लिख के रखिए, देखो, ये विकसित भारत की गारंटी है। और हमारी सरकार ने तो अभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। कर्नाटका हमारे इस विकास अभियान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्नाटका के विकास से भारत का विकास, फिर से मैं कहता हूं, कर्नाटका के विकास से भारत का विकास, हमारी सरकार इसी मंत्र के साथ चल रही है। आज पूरी दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में देख रही है। आने वाले समय में बहुत सारी मेगा फैक्ट्रियां भारत में आने वाली है। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार का फायदा बताते हुए कहा, लोगों को इस बारे में भी बताइए कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं, वहां क्या स्थिति है। बीते 9 सालों में देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं को फेल करने की कोशिशें होती है। कितना आधुनिक, कितना शानदार बन चुका है। रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो की प्रशंसा भी पूरे देश में हो रही है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बहुत शानदार बना है। आज पूरे कर्नाटका में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब देखिए, शिवमोगा एयरपोर्ट, बीदर एयरपोर्ट, तुमकुर में HAL की फैक्ट्री, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। बाकी प्रोजेक्ट पर भी हमें बहुत कम समय में काम पूरा करना है। इसके लिए डबल इंजन सरकार, और वो भी कर्नाटका में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार होना बहुत आवश्यक है। किसानों तक पहुंचने का रास्ता बताते हुए मोदी ने कहा, किसान सम्मान निधि में कर्नाटक सरकार 4,000 अपनी तरफ से जोड़ रही है। केंद्र सरकार 6,000 रुपए दे रही है, यानी किसान को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। ये डबल लाभ हुआ। ये सब बातें लोगों से बात करके उन्हें समझाइए।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधा। पीएम मोदी कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बता रहे थे, तो उसी वक्त कांग्रेस ने उस जादुई मंत्र को काटने के लिए पीएम मोदी को जहरीला सांप करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जो इस जहर को चाटेगा वो मर जाएगा। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟನ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। पीएम मोदी को जहरीला सांप कहने के बाद बीजेपी दमदमा गई। बीजेपी ने कहा खड़गे कि इस बयान का जवाब कर्नाटक की जनता देगी। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने उन पर एफआईआर दर्ज करा दिया। दरअसल अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में दंगे होंगे। इस पर कांग्रेस इतनी खफा हो गई कि कांग्रेस नेता और कर्नाटक चुनाव के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार गुरुवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन पहुंचे और भड़काऊ भाषण देने लगे। लोगों को शत्रुता फैलाने और विपक्ष को बदनाम करने के आरोप में मामला दर्ज करा दिया। दरअसल कर्नाटक चुनाव में अब महज 2 सप्ताह का ही वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो उसे कर्नाटक की सत्ता पर काबिज करा दे। इसके लिए राहुल गांधी ने मास्टर प्लान को भी अंतिम रूप दे दिया है। एक और जहां बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए डबल इंजन का दावा कर रही है, तो वहीं इसके इतर तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राज्य में सरकार वापसी की रणनीति पर काम कर रही है। कर्नाटक के स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी गंभीरता जताने के लिए कांग्रेस ने मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमूल और नंदनी के बीच विवाद में स्थानीय कंपनी नंदनी का साथ दिया। राहुल गांधी तमाम पार्टी नेताओं के साथ नंदनी के काउंटर पर आइसक्रीम खाने पहुंच गए। इसके पीछे विजन साफ था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस चीज को दिखाना चाहते थे कि उनका फोकस लोकल को बढ़ावा देने पर है। जाहिर है कर्नाटक की जंग में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। इस दौरान साम दाम दंड भेद सभी कुछ का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चुनाव के लिए महज 2 सप्ताह बचे हैं। ऐसे में देखना है कि किसकी रणनीति का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो पक्ष विपक्ष में दरअसल आज बात होगी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 2 हफ्ते का वक्त बचा है और ऐसे में साम दाम दंड भेद तमाम तरीके राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं जीत हासिल करने के लिए, फतेह हासिल करने के लिए। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। महेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा और अन्य पार्टियों में फर्क सिर्फ इतना है, अप्रोच का फर्क है। हमारे विरोधियों का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाना है। तो भाजपा का क्या एजेंडा है सर? भाजपा का एजेंडा जो है कर्नाटक जैसे राज्य में यहाँ पोटेंशियल बहुत है। आज देखिए केंद्र सरकार ने जितना MOU साइन किया, या वो डिफेंस का हो या एरोनॉटिक्स का हो या वहाँ इस तरह का कार्यक्रम हो या जो जिस तरह का IT हब है, जिस तरह का वहाँ एग्रो बेस्ड पोटेंशियल है, 350-400 से ज्यादा अभी तक जो है वहाँ प्लांट लगाने की जो है शुरुआत की जा चुकी। सबसे बड़ा सागर माला में जो कि जितने हमारे सागर है उनके किनारे सबसे बड़ा कोस्टल एरिया का जो एक डेवलपमेंट, कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो है, अगर कहीं हम शुरू करने जा रहे हैं तो कर्नाटक में जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक पोटेंशियल और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कर्नाटक के पास आज के डेट में कि अगर कहीं
इस तरह के प्रोग्राम, कहीं इस तरह के प्रोजेक्ट, कहीं इस तरह की प्लानिंग, और कहीं केंद्र सरकार की ऐसी पॉलिसी है जिसमें राज्य सरकार कहीं अगर उसी तरह से हो जो उसको समर्थन करे, उसमें कहीं विरोध ना करे, किसी तरह का भ्रष्टाचार का उसमें कमोवेश कोई गुंजाइश ना हो, ऐसी चीज को अगर बढ़ावा तभी मिलेगा जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। एक बात। दूसरी बात कि इससे जो एक राज्य को एक जो आर्थिक संपन्नता मिलेगी और उसके वजह से जो एक रोजगार का सृजन होगा, एक उससे कहीं लाभ जो है कर्नाटक के जो निवासी हैं उनको ज्यादा मिलने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री ने उन चीजों पे फोकस करने के लिए कहा है जिससे कि यहाँ विकास की जो आंधी है उसको कहीं गति मिले। विकास को जो रोकने वाले लोग हैं, जो आते के साथ सबसे पहले ये अनाउंस करने वाले हैं कि हम मुसलमानों के नाम पर जो एक गैर संवैधानिक जो व्यवस्था वहां चली आ रही थी, वो फिर गैर संवैधानिक व्यवस्था को जो है वो रेस्टोर करेंगे, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है। तो कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जो प्रगति होती है उसको रोकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कह रहे अमित शाह पर कहीं ना कहीं मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ये कहा जाएगा कि देखिए कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो दंगे भड़क जाएंगे, इस तरह के अगर बयान दिए जाएंगे, सर काम जो किया है उसके आधार पर जनता को बताइए ना कि फिर हमें सत्ता में वापस लेके आइए। इस तरह के बयान देना ये कहां तक जायज है? एकदम, अगर उसको आप संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से आप देखने और समझने की कोशिश करेंगी तो शायद आपके दर्शकों को भी लाभ हो। सवाल है कि गृह मंत्री जी ने जो बात कही, लगातार आप देखिए 1931 से लेके वहां जो मुसलमानों के नाम पर कभी भी इस तरह का आरक्षण नहीं दिया। महाराजा मैसूर ने भी उनको पिछड़ा वर्ग में रख के, और तब के मिरर आयोग को आप आगे पढ़िए तो उसमें स्पष्टता के साथ है कि उनको पिछड़े वर्ग में डाल के उनको आरक्षण दिया गया। ये पहली बार एक सांप्रदायिक सरकार कहीं कांग्रेस के रूप में आई, जो कि आयोग जो लास्ट आयोग था चिनप्पा आयोग, जिसने ये कहा था कि भाई आप जो है इसमें उनको पिछड़ा वर्ग के तहत दे सकते हैं, उसको कहीं ओवर रूल करते हुए धर्म पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था जो है पहली बार एक कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में किया। ठीक है। और गैर संवैधानिक साबित था। आज के डेट में उसके ऊपर अगर लोग क्या करेंगे, आते के साथ डीके शिव कुमार जी का जो बयान है उसके ऊपर गृह मंत्री जी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ये आते के साथ ये काम करने जा रहे हैं तो साम्प्रदायिकता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है रत्नाकर जी, ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है या फिर डरा रही है लोगों को? और सवाल इस बात को लेकर कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं या फिर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं, अपने नेताओं को संबोधित करें या फिर जनता को संबोधित करें, कांग्रेस पार्टी को क्या वाकई डर लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा तो इस तरह के बयान देना कि वो जहरी सांप की तरह है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर इस जहर को कोई चाटेगा या चखेगा तो वो मर जाएगा, ये बौखलाहट नहीं दिखाता है क्या कांग्रेस पार्टी की? दिक्कत कहाँ आ रही है सर? देखिए आज डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी, इसका कारण मैं बताता हूँ। क्यों डर है इनको? क्योंकि ये समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है इनके दल के बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो लिंगायत समाज के बड़े नेता थे, वो सब कांग्रेस में जाए। बौखलाहट में, घबराहट में अमित शाह जी आते हैं और वो ध्रुवीकरण का जो इनका एक मतलब एक जो इनका राजनीति का एक तरीका होता है वो तरीका यहाँ पे भी अपनाने का काम करते हैं और कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे। ये हर बार ऐसा करते हैं। आपने गुजरात में भी देखा कि जब चुनाव हो रहे थे तो अमित शाह जी ने बोला था कि हमने 2002 में ऐसा सबक दिखाया कि आज तक वहाँ पे शांति है। तो अमित शाह इन सब चीजों बातों के लिए जाने जाते हैं और नफरत फैला। इनके के.एस. ईश्वरप्पा जो है वहाँ पे बड़े नेता है, वो कहते हैं कि हमें तो मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। आप लोकतंत्र की बात करते हैं और एक वर्ग को दरकिनार करने की बात करते हैं, तो आप किस तरह की राजनीति करते हैं देश में, ये पूरा देश देख रहा है और कर्नाटक की जनता देख रही है। देखिए आज 40% और बड़े बड़े सब्जेबाग अभी भाई साहब दिखा रहे थे
कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चांद तोड़ेंगे, हम तारे तोड़ लाएंगे, हम कर्नाटक को नंबर 1 बना देंगे। अभी भाई साहब कह रहे हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि हमने बना दिया, हम तो इस पे काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं केंद्र की तरफ से, लेकिन 4,000 रुपए उसमें राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ये डबल इंजन का फायदा है। ये तो कह रहे हैं कितना फायदा कर्नाटक की जनता को मिल रहा है। नहीं, हमने जो भी आपसे नेहा जी, हमने जो भी बात रखी रत्नाकर जी, उसमें एक भी बात को कहीं झुटलाने का कोई एक तर्क तो देंगे ना। बोला नहीं आपको भाई, हवा में थोड़ी बात होगी। मेरे पास भी समय बहुत कम है, प्लीज। जी जी जी, नहीं सर, सबके पास समय कम है और सब वक्त निकाल के आते हैं। जी रखिए अपनी बात। देखिए, ये जनता के हित का अगर ध्यान रखते तो आज ये कर्नाटक का सरकार जो है 40% कमीशन वाली सरकार नहीं कहती, और राज्य ठेकेदार संघ बार बार प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी नहीं लिखता कि 40% कमीशन लेने का काम किया जा रहा है। इनके ही कार्यकर्ता, उसका नाम संतोष पाटिल था, जो ये सुसाइड नोट में लिखता है कि 40% जो कमीशन दे के मैं तंग आ गया था और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। के.एस. ईश्वरप्पा, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं फोन किया और कहा कि आप हमको सपोर्ट करिए, तो ये घबराहट और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नेता को फोन करना, तो कहीं न कहीं इनकी जो है नैया जो है डगमगा गई है और धरातल जो खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। अभी रोजगार का क्या सृजन करेंगे? रोजगार तो सृजन है, 2.5 लाख सरकारी पद तो खाली है आपके यहाँ पे। आपने उनको भरने की कोशिश की? आपने बिल्कुल उसको भरने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं भरने की कोशिश की? क्योंकि आप जनता का पैसा लूटने का सिर्फ काम करते हैं। आप ही के बीजेपी के विधायक के लड़के के पास 8 करोड़ कैश बरामद होता है, तो आप उस सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की जगह आप जो है नहीं, तो वो सिंडिकेट का पर्दाफाश किसने किया? किसने किया? फिर लोकायुक्त ने किया। इनकी सारी एजेंसियां धरी की धरी रह गई। लोकायुक्त ने छापा मारा और उसको पकड़ा। क्यों नहीं? इनकी सारी एजेंसियां जो है जिनको विपक्षियों के ऊपर ये लगाते हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो कहाँ रह गए सब? क्योंकि ये जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कर्नाटक की सरकार है, और पूरी तरह से। और ये कह रहे थे कि हमारा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम अलग अप्रोच अपनाते हैं। हाँ जरूर, आप बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाते हैं। जब आप जनता आपको नकार देती है, जब आप जनता आपको चुनती नहीं है, तो आप अलग अप्रोच जरूर अपनाते हैं। ऑपरेशन लोटस अपनाते हैं और फिर विधायकों को खरीदते हैं। नहीं तो ठीक है, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या आप? नहीं, ये तो आप लोगों पे कह रहे हैं ना, ये तो आप लोगों पे कह रहे हैं कि आप लोगों का काम है सिर्फ सत्ता हथियाना। हम लोग तो सत्ता हथियाने पे विश्वास ही नहीं रखते। अप्रोच अलग अलग है। प्रधानमंत्री ने आज कहा ना, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त की राजनीति करना ये लोकतांत्रिक चीज है क्या? नहीं तो ये किसने सिखाया? अलोकतांत्रिक संविधान की धज्जियों सर ये किसने सिखाया? ये परिपाटी कहाँ से चली आ रही है? याद तो करिए। नहीं, परिपाटी आज 6 राज्यों में हमारी सरकारों को इन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत गिरा दिया। 6 राज्यों में। इससे पहले का सोचे ना सर, ये परिपाटी कहाँ से चलती हुई आ रही है? ये कहाँ से, किसने ये चीजों को सिखाया? उस बात पर भी हमें सोचने की जरूरत है। आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप नहीं लगा रहे। हम आरोप लगाने वाले कोई नहीं होते। हम तो सवाल पूछ रहे हैं सर, हमारा सवाल पूछने का काम। बातें कह रही हैं नेहा जी, आप अतीत की बातें कह रही हैं, लेकिन आज वर्तमान में देश की जनता देख रही है कि किस तरह से धन बल के आधार पे और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये सत्ता हथियाते हैं। बहुत सारे राज्य हैं, देख लीजिए, कर्नाटक भी एक है। तो जनता अब 2024 का में जो अभी जो 2023 में जो चुनाव होने वाला है 10 मई को, जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। तभी तो इनके सारे महेश, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की नौबत क्यों आ रही है? मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, आपके पास वक्त था, आपने काम किया, तो उन काम के आधार पर क्यों नहीं आप जनता से वोट मांगते? ये कह रहे हैं आप एक बार फिर से वो ध्रुवीकरण का शिगुफा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है वो इम्पोर्टेंट है ना। आज के डेट में गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम इस देश में आप सरकार में रह के करिएगा और उस बात को हम कहेंगे नहीं। देश का हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस मुद्दे को उठाए। सवाल है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात कही, इतनी शर्मनाक बात, प्रधानमंत्री जी को लेकर जिस तरह से टीका टिप्पणी करी, आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से यूपी में मायावती, अखिलेश यादव और जयंत को रेस्ट्रिक्ट किया था पूरे चुनाव कैंपेन के लिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे को उसी तरह से रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए।
ये जो बोल है और ये जो वाणी है, इसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए। कि किस बात के लिए कह रहे हैं कि वो सांप के जहर है, और ये होते कौन है इस तरह की बात को कहने वाले? आपके पास दम नहीं है, आप राजनीतिक दिवालियापन साफ दिख रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में कि ये किसी भी तरह से किसी लायक कह रहे नहीं हैं ना, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि दिवालियापन तो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। एक के बाद एक तमाम नेता जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनको क्या भविष्य की कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो गई है क्या कि इन्होंने काम नहीं किया या फिर सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए अवसरवादी नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या फिर उन्हें संभावनाएं दिख रही है कि कांग्रेस आने वाले वक्त में सत्ता पर काबिज हो सकती है कर्नाटक में? देखिए नेहा जी, ये कब किसी चुनाव से पहले इनका इसी तरह का सारा दावा रहता है। सारे राजनीतिक पाखंड कुछ इसी तरह से ये करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनको हासिल क्या होता है आखिर में? कांग्रेस जो है आज कहां से कहां थी और कहां पहुंच गई, और इनके जो वोट शेयर करने वाले लोग हैं, जो इनकी जमीन आज हथियाते जा रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे क्या उनका। ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज जो कुछ भी है इनके पास धरातल कर्नाटक में, वो किसके वजह से है? डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार कौन है? जिसके घर से 11 करोड़ रुपया कैश मिला, 600 करोड़ रुपया इस देश का ईडी जो है उनके प्रॉपर्टी को अटैच किया हुआ है। एक टेंटेड, एक कलंकित व्यक्ति, आरोपित व्यक्ति इनका प्रदेश का अध्यक्ष है, और आप दूसरे को आईना दिखाने चल रहे हैं। आपका रमेश कुमार जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, क्या बोले याद करिए महिलाओं को लेकर? उतनी घिनौनी टिप्पणी इस देश में किसी राजनेता ने नहीं करी थी। तो वो भी तो आईना दिखा रहे हैं ना, वो भी तो आईना दिखा रहे हैं कि विधायक के बेटे के पास से कितने पैसे निकले, उनके घर से कितने पैसे निकले। इस बात को भी तो स्वीकार करना होगा, देखना होगा कि अगर एक काला है तो क्या आपकी पार्टी में नहीं है क्या ऐसे लोग? नहीं, ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश में जिसको रास्ता दिखाया इन्होंने? डीके शिव कुमार को बजाय कि कांग्रेस बाहर निकालती, एक करप्ट आदमी को आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। क्या मतलब बनता है? साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस जो है कर्नाटक में करप्शन किसी और चेहरे को ना योग्य समझती है, ना करप्शन के अलावा कोई और चीज करने वाली है। लेकिन सर उस बात को भी देखना होगा कि अगर दूसरी पार्टियों में इस तरह के नेता हैं तो अपनी पार्टी में जो नेता हैं कम से कम उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ताकि कम से कम एक अच्छा और एक बेहतर संदेश जाए। चाल, चरित्र और चेहरा जिसका भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है उसी पर आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।